हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सब लोगों के। आई होप सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे, है ना। मैं आपका दोस्त सीए सूरज सतीजा, बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना बनता है यार, ठीक है। तो खैर, बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। पिछले 10 सालों से, मतलब एक डेकेड से पढ़ा रहा हूँ। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएस फाउंडेशन पहले होता था, अब सीएस ईईटी होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल, ये सारे लेवल्स पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर, मेरे जो कोर एरियाज है सब्जेक्ट्स से वो है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एवरीथिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। फाइनेंस से रिलेटेड वाले जो एरियाज है, टैक्सेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड वाले जो एरियाज है कोरली, वो सारे एरियाज में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और छोटी मोटी कुछ अचीवमेंट्स है यार, बता देता हूँ बाद में। तो खैर इतनी रिलेवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा सर के बारे में पता होना नहीं चाहिए। मास्टर के बारे में पता नहीं फिर कैसे चलेगा। खैर, तो सीए इंटर लेवल पे मैंने अपने टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने सिटी से सेकंड टॉप किया था। मैंने कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ करता था, सेकंड टॉपर था अपने सिटी से बाय स्कोरिंग 83 एंड 73 मार्क्स इन दैट। एंड सीए फाउंडेशन हमारे टाइम पे सीपीटी होता था, तो डिस्टिंक्शन से पास किया था। तो ये छोटी मोटी कुछ मेरे बारे में बातें थी। खैर, सो गाइस, मैं और हमारी वर्चुअल प्रॉफ्स की टीम, ठीक है, आप लोगों के लिए अगेन सीए फाउंडेशन लेवल पे ऑल फ्री क्लासेस क्या करिए सीए फाउंडेशन की लेके आई है। रेगुलर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम सीए फाउंडेशन के बच्चों को पास करा के रहेंगे। उसके लिए हम रेगुलर क्लासेस, फिर आगे मैराथन्स और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए करेंगे, टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। सो गाइस, मैं आपका यहाँ पे एक और पेपर के साथ डील करूंगा। मतलब बेसिकली मैं 2 पेपर्स में डील करूंगा। एक पेपर 4 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड 1 इज स्टैटिस्टिक्स, जो पेपर 3 का पार्ट है, ठीक है। अब पेपर 4 जो है, इसके बारे में पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बातचीत कर ले क्या, थोड़ी सी सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका पेपर 4 बेसिकली 2 चीजें हैं। पेपर 4 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 इज बीई दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज BCK that is business and commercial knowledge, ठीक है। one is BE and another is BCK. this is your part 1 और this is your part 2. part 1 आपका है 60 मार्क्स का और part 2 आपका है 40 नंबर का। ये बहुत चिल्लर वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है चिल्लर वाला, ये बाद में करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे 60 मार्क्स के पोर्शन से। नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, चिल्लर एजेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल दिया। तो पार्ट 2 बाद में, पहले हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 1 आपके साथ डील करेंगे। तो जो 60 नंबर्स का पहले पार्ट 1 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो हम आपके साथ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे। अच्छा, मतलब सीए फाउंडेशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो सीए फाउंडेशन लेवल पे भी इकोनॉमिक्स है, और आप जैसे सीए इंटर लेवल पे जाओगे ना, तो सीए इंटर लेवल पे भी इकोनॉमिक्स है। दोनों इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन लेवल पे भी इकोनॉमिक्स है, और आपको सीए इंटर लेवल पे जब आप जाओगे तो वहां पे भी आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा। मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट जो आपको बताता है, इंस्टीट्यूट जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले समय में आफ्टर बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये सब्जेक्ट्स आपको काम आएंगे ही आएंगे। सेम चीज मैंने स्टैटिस्टिक्स में भी बताता हूं और इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज मैं बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट्स आपको आगे जाके काम आएंगे। मतलब आफ्टर बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स, हम क्योंकि प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, तो आफ्टर बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट ये सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे। मतलब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन आपको है। सर, ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको कोई का एप्लीकेशन है ना, ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है सर, इकोनॉमिक्स थ्योरी सब्जेक्ट। बिल्कुल है भाई, बताऊंगा मैं, श्रद्धा करो, सब बुरी रखो थोड़ी सी, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो भाई साहब देखो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले, ठीक है, उसके बैकग्राउंड, वो सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ हम चैप्टर स्टार्ट कर दे 1 2 3 4, मेरा टेक्निक नहीं है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, बट वो सब्जेक्ट पढ़ाने के टाइम पे जो उसका फर्स्ट लेक्चर रहता है, उस लेक्चर में मैं पंचायत करता हूं। मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में जो भी बातें हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या काम आएगा, क्या रिलेवेंस है इस सब्जेक्ट का, ये सारी चीजें, इसको मैं पंचायत नाम देता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों से क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं।
ताकि आप लोग वो सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर हो जाए। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं मतलब क्लास 11 एंड क्लास 12 में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होंगे और वो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट बन गए होंगे। ये फैक्ट है ना, आप लोग एकदम लेवल वाले एक्सपर्ट बन गए होंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो आपको इकोनॉमिक्स होता था 11th और 12th में वो सब्जेक्टिव होता था, बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये अगेन फुल्ली एमसीक्यू सब्जेक्ट है। मतलब जैसे आपका पेपर 3 और पेपर 4 की अगर मैं बात करूं, पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग वो 100 नंबर का फुल्ली एमसीक्यू है, वैसे ही 100 नंबर का जो आपका पेपर 4 है, ठीक है, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, ये भी फुल्ली क्या है, एमसीक्यू पैटर्न में 100% एमसीक्यू। और जब कोई भी सब्जेक्ट एमसीक्यू होता है ना तो भाई उसके अंदर कहीं से भी कोई भी लाइन के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास 12th में आपने जो पढ़े या क्लास 11th में जो आपने पढ़े, वहां का जो आपका कंसेप्ट नॉलेज है वो थोड़ा बहुत जरूर यहां पे काम आएगा, लेकिन आप ये दिमाग बना के नहीं रह सकते कि हमने जो वो पढ़े हैं वही वाला पूरा का पूरा एज इट इज हम यहाँ पे उसको ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पेपर देने चले जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, पास हो जाओ शायद, या मुश्किल है पास होना, पता नहीं है, वो तो बच्चे के नॉलेज और उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्लास 12th के बेसिस पे यहाँ पे बात नहीं कर सकते। इवन दो आप सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से हो, डजंट मैटर, वहाँ का पूरा कोर्स सब्जेक्टिव हिसाब से है। मतलब वहाँ पे आपको हर चीज़ें याद करनी पड़ती है, हर चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ती है क्योंकि लिखना है पेपर में, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। हम हर चीज को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कंसेप्चुअल फॉर्म में पढ़ेंगे, और कंसेप्चुअल फॉर्म में पढ़ने का मतलब होता है कि हम हर कंसेप्ट के पीछे का वाई, हर कंसेप्ट के पीछे का वाई, हर पॉइंट के पीछे का वाई, हर वर्ड के पीछे का वाई, दैट मीन्स लॉजिक। वाई इज नथिंग बट लॉजिक, कि भाई ये क्यों आया, क्या रीजन है इसके आने का, ये क्या एप्लीकेबल है, किस तरीके से ये आगे चलेगा। डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे तो क्यों डिमांड पढ़ रहे हैं, क्या डिमांड में चीजें हैं, ठीक है, क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है आइसोक्वेंस क्यों है, वगैरह वगैरह सारी चीजों के वाई लॉजिक्स के साथ ही कंटेंट आगे के मैंने बोला है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, मैं दोनों को यहाँ पे एकदम बेस लेवल से ही पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़े ही नहीं, और वो भी आपको समझ में आ जाएगा आफ्टर दिए फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद कि कहीं ना कहीं हमको इकोनॉमिक्स पता तो है, लेकिन हमको इकोनॉमिक्स के अंदर की गहराइयां पता नहीं है, वो भी हम बताएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगेन वाई लॉजिक, दैट मीन्स रीजन, उसी को बोला जाता है। ये कब होता है, जब आप डेप्थ नॉलेज लेते हो कोई भी सब्जेक्ट का, और आफ्टर टेकिंग डेप्थ नॉलेज आप वो सब्जेक्ट की क्या बनते हो, एक्सपर्ट बनते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये शुरुआत होती है वाई से एक्सपर्ट बनने की, कि अपने माइंड को एकदम क्वेश्चन माइंड बना दो, अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि आप हर कंसेप्ट के बाद, हर क्वेश्चन के बाद, हर पॉइंट के बाद ये चीज पूछो कि सर वाई, ये क्यों आया, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जस्ट एक्सक्यूज मी, हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये ऐसे ही क्यों है, दिस इज कॉल्ड एज वाई। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होगा तो आप उसके लॉजिक मतलब उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे, और जब आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होगा आप उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे, तो यू विल गेट डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड आफ्टर गेटिंग डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट आप उसके क्या बन जाओगे भाऊ, एक्सपर्ट बन जाओगे। और यहां पे हमको फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पे ये क्या है, एमसीक्यू है। तो अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप कितना भी घटिया एमसीक्यू, कितना भी हार्ड एमसीक्यू, कौन से भी पॉइंट, कौन से भी कॉन्टेक्स्ट से उसने पूछा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, सेम यहां पे भी और सेम स्टैट्स में भी, वो तो स्टैट्स की देखेंगे, स्टैट्स में क्या सेम यहां पे आपको ये चीज क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। वाई लॉजिक डेप्थ एक्सपर्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वाई क्वेश्चन, अब हमेशा अपने माइंड को, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा वाई कोई आंसर्स, लेकिन अगर मैं ना बताऊं कहीं पे कोई पॉइंट पे, मैं जानबूझ के छोड़ दूंगा, कई सारे पॉइंट पे जानबूझ के बता दूंगा बाद में, लेकिन आप लोग मेरे से पूछ लो, तो पूछो सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों हुआ, और खुद से भी क्वेश्चंस करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद एक गुड बेस्ट चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे। सी गाइस, चार्टेड अकाउंटेंट तो पास तो कोई भी हो जाएगा पढ़ के, पास होना इज नॉट रिलीवेंट,
गेटिंग नॉलेज इज रिलेवेंट। अबे ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, यही आगे के 50 साल हमको काम आएंगे। हाउ सर, सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट काम आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। बताऊंगा अभी मैं इकोनॉमिक्स में आपको। आपका अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, आपका मैथ्स स्टैट्स हो, इको हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बीसीआर बीसीके हो, ये सब आपको आगे जाके काम आने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट फालतू नहीं पढ़ाया जाता। प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे कोई एकेडमिक स्टडी नहीं कर रहे हैं। प्रोफेशनल स्टडी का मतलब वही पढ़ाया जाएगा जो आपको आगे जाके क्या आएगा, काम आएगा। और जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा कि इसी के बेसिस पे क्या कमाना है हमको, बम पैसा कमाना है। स्काई इज द लिमिट। देखो पीछे स्काई दिख रहा होगा तुम्हारे को। खैर समझ में आई बात। तो ये सब की शुरुआत यहीं से होती है, फाउंडेशन लेवल से ही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाउंडेशन लेवल से ही हमको एक्सपर्ट बनने की शुरुआत करनी है। समझ में आई बात? तो इसीलिए अपने दिमाग को एकदम क्वेश्चन माइंड और खुला माइंड रख दो। डाउट्स आने दो। कई बार ऐसा होगा कि मैं भरपूर डाउट्स डालूंगा आपके दिमाग में, इतना डाउट डालूंगा, इतना कंफ्यूज कर दूंगा, एकदम पूरा गिचड़ माचड़ ऐसा 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 पूरा कंफ्यूज कर डालूंगा। बट इसको सॉल्व भी मैं ही करूंगा। टेंशन नहीं लेने का। हमारा इंटेंशन हमेशा क्लास में ये रहता है कि हम क्लास में कंफ्यूज हो जाए, हम क्लास में डेप्थ में चले जाए, कंफ्यूज हो जाए, पूरा उलझ जाए, डाउट्स आ जाए और क्लास में ही वो चीज क्लियर हो जाए, ताकि जब हम पेपर देने जाए तो पेपर देते टाइम पे हमारे दिमाग में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो गाइस, दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है सीए बनने के। और वो पहला ऑप्शन बस पढ़ते चलो, जब पेपर देने जाएंगे पेपर में डाउट आ रहे नहीं आ रहे, कंफ्यूज हो रहे, पेपर में पास हो रहे नहीं हो रहे, मालूम नहीं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है क्लास में कंफ्यूज हो, क्लास में डाउट्स आए, क्लास में माथाखोड़ी हो, इरिटेट हो, सब कुछ हो जाए, बट पेपर में ऐसा कुछ ना हो और पास होने की एकदम 100% क्या रहे, गारंटी। और आफ्टर बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट हम वही नॉलेज को अच्छी तरीके से क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। आर गेटिंग माय पॉइंट? खैर ये सारी चीजें हम ओवर द पीरियड क्या करेंगे, इस तरीके से हम हमारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगेन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे अपने नोट्स से ही, और मेरे नोट्स के अंदर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ मॉड्यूल कवर्ड है। मैच कर लेना जब चैप्टर 1 खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद समझेगा नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। नोट्स जो है उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड है मॉड्यूल का। आसान भाषा में मॉड्यूल से निकाल के वहाँ पे रखा है मैंने, थोड़ी आसान भाषा में, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, समझने में मजा आए। ठीक है, तो नोट से पढ़ेंगे। जब जब नीडेड रहेगा तो हम मॉड्यूल्स भी रेफर करेंगे, वेन एवर नीडेड तो हम मॉड्यूल्स भी रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान तो मॉड्यूल ही है ना। और आप मेरे नोट्स देखोगे तो आपको लगेगा सर मॉड्यूल से अपने लिए है पूरा। हाँ मॉड्यूल से लिया है भाई, क्यों मैं इधर उधर से क्यों लूँगा। ठीक है, फिर अगेन मैं अपने आरटीपी जो आपको पता ही है, एमटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर्स, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को क्या क्या कराता हूँ, क्लास में कवर कराता हूँ। नोट्स भी हम देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएंगी उसकी आपको। ठीक है, मॉड्यूल्स भी, आरटीपी एमटीपी, चैप्टर वाइज नोट देते जाएंगे। जैसे जैसे आपका पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होते जाएगा, उसके आगे के 1-2 चैप्टर्स के आपको नोट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, और ये सब होने के बाद मेरे को नहीं लगता कि और किसी चीज़ की और ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। और क्योंकि यार ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ना थ्योरी सब्जेक्ट है, तो हमारी क्लास का एक और एंगल रहेगा, और वो रहेगा कि खैर स्टैट्स में भी ये चीज़ फॉलो होंगी और यहाँ पे भी फॉलो होंगी। मेरी क्लास का ये रूल है। क्या हो गया मेरे पेन को? ओके, आ गया वापस। मल्टीपल रिविजन्स इन क्लास, मल्टीपल रिवीजन इन क्लास इटसेल्फ, मतलब बार बार वही कंटेंट को रिवाइज करते जाना। रट्टा नहीं करेंगे हम। मेमोराइज करने की आदत ना मेरे को है ना मेरे बच्चों को मैं डालता हूं। समझ में आई बात? मेमोराइज कुछ भी नहीं करना है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। बस मल्टीपल टाइम क्या करते चलो, रिवीजन करते चलो। जितनी बार तुम रिवीजन करोगे ना, उतनी ज्यादा तुमको वो चीजें हमेशा के लिए क्या रहेंगी, याद रहेंगी, और वो कंसेप्ट भी तुम्हारे को समझ में आ जाएंगे। अगर तुम रिवीजन पे थोड़ा फोकस नहीं करोगे ना, तो गाइस दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है थ्योरी सब्जेक्ट के साथ। पढ़ तो लेते हैं, समझ तो सब जाता है, सब हो जाता है, लेकिन याद नहीं रहता। उसका रीजन ही ये है कि हम उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, ना कि रिवाइज। तो मेमोराइज नहीं करेंगे, उसको उल्टा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो खैर मैं क्लास में ही ट्राई करूंगा कि आपका पूरा सब्जेक्ट क्लास में ही खत्म हो जाए, घर जाके आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़े। ये मेरे हर सब्जेक्ट की आदत है।
इवन इकोनॉमिक्स में भी हम क्लास में ही पूरा ट्राई करेंगे, आपको पढ़ ले, क्लास में ही पढ़ के खत्म हो जाए, कुछ ही पार्ट आप थोड़ा बहुत होमवर्क के तौर पे पढ़ोगे घर पे, ताकि आपके दिमाग में और चीज हमेशा के लिए बैठ जाए। आर गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट वर्ड मेरा भाषण का, मेरी पंचायत का लास्ट वर्ड, दैट इज हमेशा वाई और वॉट बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग करने के पहले हम वो सब्जेक्ट का वाई और वॉट ये क्या कर लेते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी होने दो ना, हमको वो सब्जेक्ट का सबसे पहले पढ़ने के पहले वाई और वॉट ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाई दिस सब्जेक्ट, वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एंड व्हाट इज दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है ये इकोनॉमिक्स? थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे, आपको नाम अलग दिख रहा होगा ना, 12th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे, है ना, सिर्फ इतना ऐसा हुआ करता था। अभी आपको थोड़ा सा नाम में फर्क दिख रहा होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ, हम प्योरली इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट, एक ब्रांच होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, वही कंटेंट हम सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते हैं। हम फुल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, आदम स्मिथ ने क्या कहा, है ना, वो आएंगे थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे उनको भी, लेकिन हम प्योरली क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, सॉरी प्योरली हम क्या पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ में आई बात? दैट मीन्स अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। खैर वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे को इकोनॉमिक्स के मतलब बता दो, छोड़ दो बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह छोड़ दो। है क्या ये इकोनॉमिक्स और क्यों पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स? क्या है ये इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बोलो, दिमाग में लाओ आंसर इसका, ढूंढो, बताओ मेरे को मालूम है क्या आंसर आएंगे, आपको पता है, मेरे को पता है। बोलो क्या है ये इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स? क्या होता क्या है ये इकोनॉमिक्स? सोचो सोचो गाइस। एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं ना, वो ठीक है, वो हम इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से आया था, ओकियो, नॉमस, है ना, ग्रीक वर्ड था, वो सब मेरे को मालूम है, वो नहीं पूछा मैंने आपको, मैं नहीं पूछ रहा हूं वो। हाउस होल्ड की स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स सर, है ना, एक वाइफ के पास कुछ पैसे है उसकी स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एग्जाम्पल्स। मैं पूछ रहा हूं आपको कि मेरे को बताओ कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। गाइस, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, whereas business economics is also about decision making in business. Economics is all about decision making. सुना है आज तक कभी जिंदगी में कि इकोनॉमिक्स का मतलब इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग? सुन लो पूरा पहले अच्छे से। सर इकोनॉमिक्स का मतलब डिसीजन मेकिंग, ये तो हमको किसी ने नहीं बताया। कुछ भी बताते बोले आप सर, पढ़ाते नहीं आता आपको, तो बताते नहीं आता। सुन ले भाई, शांति से सुन ले। यस, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। हम यहां पे डिसीजन लेना सीखते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, ये हम कहां पे सीखते हैं? इकोनॉमिक्स में। मतलब आपको अगर मैं गहराई के अंदर लेके जाऊं तो इकोनॉमिक्स जो है आपका, वो देखा जाए तो अकाउंटेंसी या आपका बाकी सब्जेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सर ऐसा कैसा, आप पढ़ा रहे हैं इसलिए? नहीं, मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी बिजनेस में देखो, अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नो ऑफेंस विद एनीथिंग गाइस, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, है ना, मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट एक टाइम पे सबसे ज्यादा अकाउंट्स था। खैर, लेकिन अभी मुद्दे पे आते हैं। मैं कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। मैं बना हुआ, आप भी बनोगे, है ना। तो मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि देखो, अकाउंट्स में आप लोग क्या पढ़ते हो, वो जुबेर सर आपको मेरे से अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन स्टिल अकाउंट्स में आप क्या पढ़ते हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद, कोई भी इवेंट होने के बाद, मैंने इसको माल बेचा, मैंने इससे माल खरीदा, कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट होने के बाद उसको अकाउंट्स के फॉर्म में किस तरीके से रिकॉर्ड करके रखा जाए ताकि फ्यूचर में ये चीज, मतलब मेरे को याद तो रहनी नहीं वाली ना कि मैंने सूरज को माल बेचा था, मैंने प्रवीण सर को माल बेचा था, मैंने जुबेर सर को माल बेचा था, मैंने पाशी मैम को माल बेचा था, मैंने अभिजीत सर को माल बेचा था, ऐसा मेरे को याद तो रहने वाला नहीं है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, एक अकाउंटेंसी के फॉर्म में, है ना, अकाउंटेंसी की टेक्निक से एक रिकॉर्ड करके रख लेता हूं ताकि फ्यूचर में मेरे को ये सारी चीजें क्या रहे, याद रहे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और उसके साथ साथ इसको मैं इस मैनर में, इस तरीके से रिकॉर्ड करता हूं ताकि मैं इसकी मदद से प्रॉफिट और लॉस भी अपने बिजनेस का क्या कर पाऊं, निकाल पाऊं। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? अकाउंट्स, बराबर। बाकी डिटेल आपको जुबेर सर बताएंगे। तो ये तो आपने सीख लोगे यहां पे, तो ये काम तो आगे चल के एक
अकाउंटेंट भी कर लेगा आफ्टर बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट। क्या आप ये करने वाले हो कि मैंने ये माल बेचा, एंट्री मारो, डेटर अकाउंट डेबिट मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी मेरे को नहीं मालूम आपकी एंट्री हुई क्या, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो। या परचेस कर रहे हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। क्या आप ये एंट्रीज मारने वाले हो आगे चल के चार्टेड अकाउंटेंट बनने का? आप चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हो, अकाउंटेंट नहीं बन रहे हो। हाँ, आपको ये एंट्री पढ़ना जरूर है, ये एंट्री पढ़ के फिर आप आगे जाके इसी के अंदर इसी से बड़ी चीजें पढ़ते हो, लेकिन आगे जाके आप ये काम नहीं करते हो। आगे जाके आप कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठते हो और वो लेवल का काम होता है डिसीजन लेना। दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग इज ए मेन पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, लॉ, ये सब कब चीजें अराइज होती है? जब माल बिकेगा। एक बार माल बिक गया, माल बिकने के बाद हम माल खरीद लिया, माल बिक गया, माल बिकने के बाद, माल खरीदने के बाद हम वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जरूर करते हो, वो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, वो लॉ के हिसाब से है कि नहीं वो लॉ में देखते हैं। लेकिन ये माल को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर्सन को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं कैलकुलेटर बनाऊं या मैं पेन बनाऊं, मैं या माउस बनाऊं या मैं आईपैड बनाऊं, पेंसिल कर गई। दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। ये हम सीखते हैं कहां पे? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स बिजनेस के अंदर अकाउंट से, लॉ से भी पहले आता है। जब आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो वहां से कि वेदर मैं ये बिजनेस करूं या मैं कोई और बिजनेस करूं, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग, वेदर टू गो विद दिस, वेदर टू गो विद दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस चालू करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाऊं या ये प्रोडक्ट बनाऊं, इसमें फायदा ज्यादा होगा या इसमें फायदा ज्यादा होगा, इसमें कितना नुकसान हो सकता है, इसमें कितना फायदा हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। ये हम कहां पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इससे माल खरीदूं या उससे खरीदूं, वो 2 रुपए सस्ता दे रहा है, ये 2 रुपए महंगा दे रहा है, डिसीजन मेकिंग। तो ऑल दिस टाइप ऑफ डिसीजन जो बिजनेस में हम एक एक करके देखेंगे आगे लिए जाते हैं, ये डिसीजन मेकिंग हमको कहां पे पढ़नी है? इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। एंड आफ्टर स्टडिंग दिस इकोनॉमिक्स आप लोग एक प्रॉपर डिसीजन मेकर बन जाओगे। हाँ, हम कोई भी डिसीजन हवा में नहीं ले लेते, ये बिजनेस करे या वो बिजनेस करे। हम उस बिजनेस की डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, सारी चीजें निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं आगे के चैप्टर से। उसको ध्यान में रखने के बाद हम कोई भी बिजनेस का क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट बनाने का क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, ऑल कंसर्न्ड अबाउट, बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में क्या डिसीजन कब कैसे लेना है, ये सारी चीजें हमको कहां पे सीखनी है? इकोनॉमिक्स में सीखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब आधे बच्चों को ना यही दिक्कत है, उनको यही नहीं पता है। यार बुरी मत मानना, मेरी दिल पे लगेंगी तुम्हारी, एकदम लगा लेना, चलो दिल पे लगा लेना, ठीक है, तुम्हारे दिल पे लगेंगी ये बात। लेकिन कई सारे बच्चों को यही नहीं पता कि व्हाट इज मीन बाय डिसीजन मेकिंग, मतलब ये डिसीजन मेकिंग होता क्या है, हम कोई भी चीज के लिए डिसीजन लेते क्यों है, ये डिसीजन मेकिंग किस चिड़िया का नाम है, क्यों हम डिसीजंस लेते हैं, क्यों हमको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, क्यों हमको बिजनेस में डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। मतलब बेसिकली मैं आपको कुछ डिटेल में नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ एक सिंपल से वर्ड का मतलब पूछ रहा हूं। हमने बोले कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक ऊपरी बात है मॉनिटरी डिसीजन मेकिंग, जो पैसे से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, उन सारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हम कहां पे पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एक रफली हमने देख ली। लेकिन हम क्यों डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्यों हमको जरूरत पड़ती है कोई भी चीज के डिसीजन लेने की? वाई? क्यों डिसीजन लेना पड़ता है कोई भी चीजों में? कुछ तो रीजन होगा ना, कोई तो रीजन होगा ना कि मेरे को डिसीजन लेने की जरूरत पड़ रही है, तो क्यों पड़ रही है डिसीजन लेने की जरूरत? बोलो, कुछ तो तरीका, कुछ तो रीजन होगा कि बस ऐसे ही, बस नहीं डिसीजन लेना है, बोले बोले डिसीजन, बस डिसीजन। तुम जब 10th पास करे होंगे तो 10th के बाद कॉमर्स लेना, साइंस लेना या आर्ट्स लेना, इसके लिए भी तुमने डिसीजन लिए होंगे। क्यों डिसीजन लिए भाई, क्यों जरूरत पड़ी डिसीजन की? वो वाली, वो वाला, कौन सी वाली, कौन सा वाला?
अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छी है, अच्छी नहीं है, किसको अपनी वाइफ बनाओ या हस्बैंड बनाओ, लड़कियों के लिए, ठीक है, इसके लिए भी तुमने डिसीजन लिए होंगे। क्यों जरूरत पड़ती है डिसीजन लेने की? सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये डाउट, ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि व्हाई डिसीजन मेकिंग। तो गाइस इसका रीजन है, इसका सिंपल सा रीजन है दो चीजों के ऊपर, और वही दो चीजें पिलर है, स्तंभ है इकोनॉमिक्स के। वही दो चीजें पिलर है, स्तंभ है किसके? इकोनॉमिक्स के। यही दो पिलर्स के ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स क्या है? खड़ा है। कोई भी डिसीजन मेकिंग खड़ी रहती है। और वो दो चीजें है, पहली वाली चीज है, अरे क्या आ गया भाई, पहली वाली चीज है ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। ऑल्टरनेटिव चॉइसेस मतलब हमको डिसीजन लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बिकॉज देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव। मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। मैं सीए करूं, सीएस करूं, सीएमए करूं, इंजीनियरिंग करूं, लॉ करूं, ये करूं, वो करूं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिव है तो मेरे को इन ऑल्टरनेटिव्स में से क्या करना है? चूज करना है। यही बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से मेरे को क्या करना है? चॉइस करना है, चूज करना है। इसीलिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ी? डिसीजन मेकिंग की। तो दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास जो चॉइसेस है वो कोई एक या दो नहीं है, या कोई एक चॉइस नहीं है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स है। 10th के बाद आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स थे। मैं कॉमर्स के साथ जाऊं, मैं साइंस के साथ जाऊं, या मैं आर्ट्स के साथ जाऊं, तभी आपको डिसीजन की जरूरत पड़ी कि यार मेरे को इन तीनों में से किसके साथ जाना चाहिए। तो मैं कॉमर्स को चूज करता हूं तो मैं कॉमर्स के साथ जा रहा हूं। कुछ लोग साइंस को चूज करते हैं तो मैं साइंस के साथ जा रहा हूं। दैट मीन्स उन्होंने डिसीजन लिए साइंस का, या उन्होंने डिसीजन लिए कॉमर्स का। ये लड़की या वो लड़की, वो लड़का या वो लड़का, तुम्हारे पास चॉइस है। उन बेचारों को पूछो जिनके पास चॉइस नहीं है, उनके लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत है क्या? उनके लिए डिसीजन मेकिंग की जरूरत है क्या? नहीं भाई, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। जिस जो मिल रही है उससे शादी करना पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो हैंडसम लोगों से पूछो, उनके पास भरपूर चॉइस है। हम जैसे बेचारे शरीफ लोग, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि आलिया से शादी करे कि दीपिका से करे, किससे करे। खैर मेरी तो हो चुकी। क्या समझ में आई बात? तो दैट मीन्स हमको डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है बिकॉज वी हैव ऑलवेज ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। तो सेम अप्लाइज इन बिजनेस ऑल्सो। हमारे पास भी बिजनेस में मल्टीपल चॉइसेस रहती है, वेदर टू गो विद दिस बिजनेस, वेदर टू प्रोड्यूस दिस और वेदर टू प्रोड्यूस दैट। इन बिजनेस ऑल्सो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। और वो डिसीजन मेकिंग हमको कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है कि किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस खराब है। इसको इवेल्युएट करने के लिए, इसको चॉइस करने के लिए, मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। अच्छा चलो ना यार, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है भी तो क्या दिक्कत है? इसकी वजह से भी क्या हो रहा? क्यों डिसीजन की जरूरत पड़ रही? ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है ना। आलिया से शादी करूं, दीपिका से करूं, दोनों से कर लेता। आलिया से भी कर लेता, दीपिका से भी कर लेता शादी, उसमें क्या है? हाँ, अब मजाक मत उड़ाना सर, आपसे शादी करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे भाई? ये तो अभी अभी थोड़ा शादी के बाद पेट बाहर आया है। वैसे तुम्हारा भाई बहुत स्मार्ट है। खैर, तो देखना पुराने वीडियो जाके। खैर, आलिया से करूं या दीपिका से करूं, किससे शादी करूं? दोनों से कर लेता। बोले काहे के ऑल्टरनेटिव चॉइसेस? ये चॉइस वाइज जमती इतनी बोले अपने को, क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। नो। क्या जरूरत है 10th के बाद साइंस कॉमर्स देखने की? सब कुछ ले डालो, आर्ट्स भी ले लेता, साइंस भी ले लेता, कॉमर्स भी ले लेता, कुछ तो बोले पॉलिटेक्निक भी ले लेता, बोले सब इसलिए डालता। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये बात काम की लग रही है आपको? कुछ भी टाइम पास कर रहे बोले सर आप, तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? या तो साइंस लेंगे, या तो कॉमर्स लेंगे, या तो आर्ट्स लेंगे, या पॉलिटेक्निक लेंगे। चारों के चारों कैसे ले सकते? नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं ले सकते? क्यों मैं 2 लड़कियों से शादी नहीं कर सकता? क्यों मैं सब प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता? क्यों मैं
सारे कोर्सेज नहीं ऑप्ट कर सकता? क्यों मैं सारी चीजें नहीं कर सकता? क्यों क्यों? कुछ कारण होगा ना। बिकॉज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। बिकॉज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड। भाई एक आदमी है, एक आदमी एक ही लड़के से शादी कर सकता है, दैट मीन्स रिसोर्सेस आर लिमिटेड। टाइम की अगर मैं बात करूं, आप आप लॉ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, पॉलिटेक्निक सब कुछ नहीं ले सकते, बिकॉज आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। तो दिस 24 घंटे इज योर रिसोर्सेस। भले ही आपकी जेब में करोड़ों रुपए क्यों ना रहने दो, पैसे अगर आपके लिए पैसे आपके लिए बॉन्ड नहीं है, आप पैसा खर्चा कर सकते, तो भी आप ये चारों कोर्स एक साथ नहीं ले सकते। उसका रीजन है बिकॉज आपके पास टाइम क्या है, लिमिटेड है। मैं दिन में 5 घंटे पढ़ सकता हूं, मेरे पास लिमिटेड टाइम है 5 घंटे का, तो 5 घंटे में इन चारों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, चारों नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरे को डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ रही है। अदरवाइज तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास होते, मैं सब कुछ चूज कर लेता, सब कुछ एक साथ कर लेता। वो सब कुछ एक साथ क्यों नहीं मैं कर पाता हूं, उसका सिंपल सा रीजन है दैट माय रिसोर्सेज आर स्केयर। इकोनॉमिक्स में लिमिटेड को स्केयर बोला जाता है, दैट मीन्स लिमिटेड, कम है, गिनती की है, लिमिटेड है, स्केयर है। और जिसकी वजह से मैं इनमें से कोई एक या दो ही प्रोडक्ट, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, मैं कोई एक ही प्रोडक्ट क्या कर सकता हूं, चूज कर सकता हूं। दैट्स वाई मेरे को क्या पड़ती है, इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, टेक्निक्स दी हुई है, उनकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं क्या पढ़ता हूं, इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। एंड व्हाई डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इसीलिए क्योंकि बिकॉज देयर द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वी हैव मल्टीपल ऑल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइसेस। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स है। बिकॉज ऑफ दैट हमको उनमें से कोई एक चूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। एंड उसी वजह से हमको ये सब कहां पे पढ़ने मिलता है, ये पढ़ने मिलता है हमारे को इकोनॉमिक्स में, दैट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में। बस फर्क ये है कि ये मैंने लड़की से शादी करना या वो लड़की से शादी करना, या कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, साइंस लेना, पॉलिटेक्निक लेना, है ना, ये सारे डिसीजन मेरे पर्सनल डिसीजंस है। ये सब मैं इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ूंगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ये सारे मेरे पर्सनल है। बस फर्क ये रहेगा कि ये पर्सनल डिसीजन लेना मैं यहां पे नहीं सीखूंगा, मैं यहां पे सीखूंगा बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेना। वेदर मैंने इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए क्या, इसकी कितनी डिमांड रहेंगी, इसका कितना सप्लाई हो सकता है, इसको प्रोडक्ट करने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगेगा, दैट मीन्स पैसा कितना लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते, दैट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कि सब ऊपर से गया, सब ऊपर से नहीं गया ना, शाबाश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। खैर ये तो मॉड्यूल है, आओ थोड़ा नोट्स में देखते हैं। ये तुम्हारे भाई के नोट्स से कुछ बनाए हुए, एसएस गुरु भाई को प्यार से बोलते हैं उसके बच्चे, सूरज सतीजा गुरु। खैर ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हमारे को ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। इन 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली फर्स्ट चैप्टर, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक्स और दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट्स बोल के चैप्टर है आपका, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिक्स एंड दूसरा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगेन हम भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे, मॉड्यूल में 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो हम भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। ये सब में हमारे को डिसीजन मेकिंग वगैरह के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट ले लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, जो मैंने अभी इतनी देर तक डिस्कस किया। बेसिक फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, बेसिक फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब ये चीज़ ना बहुत लोगों को पता नहीं रहती, मेरे को ये चीज़ पता है, बहुत लोगों के दिमाग में ना ऑलवेज वो इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स, हाँ सब बराबर है, बट ये इकोनॉमिक्स बना ही ये 2 चीज़ों की वजह से। मतलब अगर ये 2 चीज़ें नहीं होती तो दुनिया में इकोनॉमिक्स ही नहीं होता। मतलब अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो कितनी भी चॉइसेस होने दो ना, हम सारी चॉइसेस को चूज कर लेते। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती हमारे पास, बम पैसा है मेरे पास, मैं सब कुछ खरीद लूंगा, बम टाइम है मेरे पास, मैं सब कुछ पढ़ लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर रिसोर्सेज मेरे पास बहुत ज्यादा होती तो मेरे को लिए दुनिया में और कोई चीज की कमी नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अच्छा दूसरी यहाँ पे ये 2 चीजें यहाँ दी हुई है नीचे, हम उसको देखेंगे अच्छे से, यहाँ पढ़ लेते पहले।
तो दो चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि एक पहला ऑल्टरनेटिव चॉइसेस एंड अनदर इज योर रिसोर्सेस आर स्केयर। अब मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज यूज करूंगा थोड़ा, ठीक है। रिसोर्सेस आर स्केयर, क्या हो रहा है यार, ठीक है। रिसोर्सेज आर स्केयर, खैर क्या बोलता है देखते हैं। तो इसीलिए हमको क्या की जरूरत पड़ी, डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ी। तो समझ में आया वाई और व्हाट का मतलब समझ में आ गया। वाई व्हाट इकोनॉमिक्स, what economics is what is all about decision making because the resources are scarce, limited and we have alternative choices and we have to choice among that alternative options कि उनमें से हमको कुछ चीजें चॉइस करना है और चॉइस इसलिए करना है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है। इसीलिए हमको काय की जरूरत पड़ती है, डिसीजन मेकिंग की। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। और क्योंकि ये बिजनेस में हम ये चीजों की हमको जरूरत पड़ती है इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एकदम रफ भाषा में। समझ में आया बात, नहीं आया, आया ना, चलो शाबाश। दूसरा पॉइंट, दूसरा वाई वी आर स्टडिंग। अभी तुम कंसल्टेंट बनोगे आगे चल के, हर बिजनेस को कौन चलाता है, इस बिजनेस को जब बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस है इनको कौन चलाता है, इनको चलाते हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स। इनका दिमाग, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यही लोग तो रन करते हैं। मुकेश अंबानी जी भी इनसे ही पूछ के डिसीजंस लेते हैं। तो ये सब डिसीजंस के लिए तुमको इन चीजों की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। इवन जब तुम बड़े बड़े कॉलेजेस में एमबीए करने जाते हो ना, तो यही कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते हैं वो बड़े बड़े कॉलेजेस ऑफ एमबीए में पढ़ाया जाता है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो चले जाना और आज घर जाके टू स्टेट्स मूवी देख लेना। कौन सी मूवी, टू स्टेट्स, अरे टू स्टेट्स, वो मूवी देख लेना, अर्जुन कपूर वाली वो मूवी देख लेना, और आलिया भट्टी शायद, हाँ हीरोइन याद नहीं आ रही मेरे को, ठीक है, वो देख लेना। उसमें एमबीए कॉलेज में बैठे रहते ना, आईआईएम में उनको कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो। अभी समझेगा नहीं, सेकंड चैप्टर का समझ में आ जाएगा वो क्या पूछता है। खैर क्लियर, तो बहुत ज़्यादा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक्स क्या बोलता है ये, थोड़ा सा यार, थोड़ा थ्योरी, थोड़ा आजकल है ना। बेसिक फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। हम भाई ह्यूमन बींग्स जो है, हमारी जो वांट्स है, हमारी जो इच्छाएं है वो अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है। इसको सेटिस्फाई कर, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब हमारी इच्छाएं बहुत है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, हमारे पास चॉइसेस भी बहुत है, इसीलिए हमारी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दैट वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर। एंड उस भूख को, उस मीन्स को सेटिस्फाई करने वाले, सॉरी उस वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो मीन्स है वो रिलेटिवली काफी स्केयर है, कम है, लिमिटेड है। यही तो जो दो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वही वो बोल रहा है अलग भाषा में कि देयर आर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस एंड रिसोर्सेज आर स्केयर, यानी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई हम सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते कभी, कोई भी ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं हो पाता कभी। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर है। दिस टू फंडामेंटल फैक्ट्स from the subject matter of economics. Thus, economics is concerned with the study of how effectively an individual and society uses the limited resources to satisfy the infinite wants. मतलब इकोनॉमिक्स की अगर बेसिक बात करूँ तो इकोनॉमिक्स बोलता है कि भाई आप कितने इफेक्टिवली, कितने एफिशिएंटली जो रिसोर्सेस है, सोसाइटी जो है वो सोसाइटी या इंडिविजुअल वो रिसोर्सेस को कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी अनलिमिटेड इनफाइनाइट वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो करने के लिए यू रिक्वायर्ड डिसीजन मेकिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए में से मैं ये 1000 रुपए में अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करूं? मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, नहीं हो सकता। तो आई हैव टू चॉइस, मतलब मेरे को चॉइस करना पड़ेगा कि ये लूं या वो लूं या ये लूं। समझ में आ रही बात? तो मेरे को क्या करने पड़ेंगे, चॉइसेस करने पड़ेंगे। Are you getting my point? तो economics is all about concerned with study of how effectively an individual, कितना इफेक्टिवली एक इंडिविजुअल है, एक सोसाइटी जो उसके पास जो कम रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसको यूज करता है ताकि उसकी जो इनफाइनाइट वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, वो क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। देखो 100% तो सेटिस्फाई नहीं करके दे सकता इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स आपको ये फॉर्मूला जरूर बताएगा, ये तरीका जरूर बताएगा, ये टेक्निक जरूर बताएगा जिससे आप अपनी वांट्स क्या कर सको, मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सको। 100% का तो फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, बट यस ये आपको जरूर बताएगा कि किस तरीके से आप इसको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल सोसाइटी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म स्केयर रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द इनफाइनाइट ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स जो है बोलता है वो स्टडी है सोसाइटी इंडिविजुअल किस तरीके से जो स्केयर रिसोर्सेस है उसको इनफाइनाइट वांट्स को सेटिस्फाई करने में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब जिसको जितनी रिसोर्सेज की जरूरत है तुम उसको उतना प्रोवाइड करो ना यार। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको इक्वली से इक्वालिटी पे लेके जाता है। वो ये नहीं बोलता है इकोनॉमिक्स की आप रिसोर्सेस को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द सोसाइटी। सर इक्वली का मतलब ये पेंसिल है, इसके दो टुकड़े करके दो लोगों में बांट दिया, दैट इज कॉल्ड एज इक्वली। या मेरे पास दो टूल्स है और दोनों को मैंने हाफ हाफ पार्ट में बांट दिया, दैट इज कॉल्ड एज इक्वली। अब यहां पे मैंने ये चीज नोटिस नहीं करी कि एक जगह लंबा बंदा था एक जगह छोटा बंदा था, तो छोटे वाले को थोड़ा बड़ा स्टूल चाहिए था, लंबे वाले को थोड़ा छोटा स्टूल चाहिए था। मतलब एक वियर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, ये फेसबुक वगैरह पे बहुत चलता है इक्वालिटी का मतलब। इक्वालिटी बेसिकली मीन्स जितनी जिसको जरूरत है। तो हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स अमंग द सोसाइटी, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो। इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दिस। With the scarce resources, how you satisfy the human wants, unlimited, infinite human wants. Are you getting my point? एक एक करके देखेंगे, टेंशन नहीं लो, ये तो मैं जस्ट अभी पढ़ा रहा हूँ। समझ में आई बात? देखो एक ये पूरा हमको अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सारी थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। समझ में आई बात? तो अभी तो सिर्फ छोटा सा पहले एक बार वापस से मैं ये रिवाइज कराता हूँ कितने हमारे पास क्या है, किस फाउंडेशन स्टोन पे क्या प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स के अंदर। देयर आर टू बेसिक प्रॉब्लम्स, टू फंडामेंटल थिंग्स जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स क्या है टिका हुआ है, एंड दैट इज ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। वी ह्यूमंस हैव ऑल्टरनेटिव चॉइसेस एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। विद दैट लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, दैट इनफाइनाइट ह्यूमन वांट्स वी हैव टू सेटिस्फाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा या नहीं समझा? क्लियर? तो इसी वजह से हमको क्या रिक्वायर्ड पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। और यही डिसीजन मेकिंग करना हमको कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। यही डिसीजन मेकिंग हमको कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? है ना। ये दो चीज हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद में हमने देखे, एक सेकेंड फिर छोटा सा रिविजन ले रहा हूँ ब्लंट, फिर आगे बात करता हूँ। उसके बाद हमने देखे कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज रिलेटेड स्केयर है। तो हाउ इफेक्टिवली एक इंडिविजुअल और सोसाइटी, मेरे साथ साथ रिपीट करो तो याद हो जाएंगे, हाउ इफेक्टिवली एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी लिमिटेड वांट्स के साथ सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई करता है इनफाइनाइट वांट्स को। इसी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। दिस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट द स्टडी ऑफ हाउ इफेक्टिवली एक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी uses that limited wants to satisfy the infinite human wants, uses that limited resources to satisfy the human wants। मतलब मेरे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए को मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूंगा, ये सारी चीजों में बिजनेस के एंगल से हमको पढ़ना है। ये तो मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, आप देखोगे तो ठीक है। उसके बाद में अगर आप आगे जाके देखोगे तो प्योरली हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें ही पढ़नी है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन तो इकोनॉमिक्स का बनता है, तो वो दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। वही चीजें यहाँ पे रिपीटेटिवली दी हुई है, ठीक। कल पढ़ेंगे, बाकी टेंशन नहीं लेना। छुट्टी नहीं हुई, सबूरी श्रद्धा साईं बाबा कैसी कैसी बातें करते, इतनी जल्दी थक गए। पढ़े क्या अभी अपन ने आज कुछ? यार वो दो प्रॉब्लम्स याद नहीं आ रही यार, याद दिलाते क्या मेरे को थोड़ा सा? मैं बार बार पूछूंगा ना, क्या है वो दो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक्स आया है, डिसीजन मेकिंग की हमको जरूरत पड़ती है। क्या है यार वो, क्या है याद नहीं आ रहा है यार। देखो बरा, याद दिलाओ बरा। अच्छा, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, अच्छा, एंड रिसोर्सेज आर स्केयर, ओके, सो दैट वी रिक्वायर्ड डिसीजन मेकिंग कि कौन सा चूज करूं, हाउ इफेक्टिवली हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज को। तो उसका मतलब ही यही हो गया ना कि किसको कितना देंगे, कितना सेटिस्फाई, कैसे सेटिस्फाई करेंगे वांट्स को, कौन सी ऑल्टरनेटिव वांट्स को चूज करेंगे ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर क्या कर सके, हम यूज कर सके। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं मजे की बताऊँ क्या, थोड़ा सा वेटेज खोल लेते हैं
पहला दिन है यार, वेटेज बताना जरूरी है। थोड़ा सा अब आ जाता हूँ मैं वेटेज के ऊपर। वेटेज वेटेज पेपर 4 कुठे गेला, आया पेपर 4A, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो जो आपका ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये भी कोई कम मार्क्स वेटेज नहीं करता है। यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में दिया है 15 to 20 मार्क्स, एंड 15 to 20 बेसिकली 60 का 20% इज 12 मार्क्स। तो हाईएस्ट ये चैप्टर कितने मार्क्स का हो सकता है? 12 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। और लोएस्ट में ये चैप्टर हो सकता है कुछ 8 मार्क का वगैरह, सॉरी 9 मार्क का। तो 9 मार्क से लेके 12 मार्क तक का फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका बेसिकली सबसे बड़ा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मेजॉरिटी ये टॉपिक कवर करता है। बेसिकली ये 2 चैप्टर्स को इन लोगों ने मिला के दे दिया है, एक थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई है, एक प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड फोरकास्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मिला के, मतलब ये मेजॉरिटी आपका कोर्स ही है पूरा, एक बार देखो तो इसको मैं, तो ये आपका कवर करता है कहीं ना कहीं आपका 60 मार्क्स का पेपर है। तो 6 4 अराउंड 24 मार्क्स, मैक्सिमम 24 मार्क्स, ये मैक्सिमम 24 मार्क्स तक कवर करता है। जो मेन टॉपिक है सबसे ज़्यादा टाइम भी इनको ही पढ़ने में लगने वाला है। हम सबसे ज़्यादा टाइम जो देंगे पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, वो सब इतना ज़्यादा टाइम देके हम यही टॉपिक्स पढ़ेंगे। दूसरा, हमारा ये मार्केट चैप्टर भी है छोटा, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। है मार्केट छोटा, लेकिन है मार्केट इंपॉर्टेंट। भाई छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको मैं मजे की बात बताऊँ कि ये मार्केट में जो भी चीज़ें हैं ना, ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें आनी चालू हो जाती है। हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो ये सेकेंड पार्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका बेसिक्स ये छुपा है ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये टॉपिक्स हमको ऑटोमेटिकली और इजीली हमको आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये टॉपिक्स के बाद ये ऑटोमेटिकली हमको आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो वेटेज है ये भी 18 नंबर का है। अरे 60 नंबर के इसमें 5 टॉपिक दिए तुम्हारे को। अब इन लोगों ने तो 4 ही लिखे, लेकिन 5 टॉपिक दिए हुए टोटल देखे जाए तो, है ना। इंट्रोडक्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स के बारे में बताया है, एंड लास्ट आपका आ जाता है बिजनेस साइकिल, जो भी अगेन 9 से 12 मार्क का है। यहाँ तो ये चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम ही चिल्लर, लेकिन पेपर में वेटेज है तो उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में 5 ही टॉपिक है। हाँ 5 ही टॉपिक है, और 5 टॉपिक कितने मार्क्स के? 60 नंबर के। सर मैक्रो वाला इकोनॉमिक्स नहीं है क्या? सर हमको कुछ बच्चों के जो 12th में पढ़ के आए होंगे उनको, सर मैक्रो नहीं है क्या हमको? नहीं, कोई मैक्रो नहीं, तुम्हारे को कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन लेवल पे नहीं है। प्योरली बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स नथिंग बट व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आई बात? जो बच्चे साइंस वालों को समझ में नहीं आ रहा हो माइक्रो क्या है, बोले ये माइक्रो कहाँ से लेके आ गए सर, नया वर्ड, टेंशन मतलब, पढ़ेंगे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे सब, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जैसे कि आपको दिख रहा है ये सेकेंड टॉपिक पे ही लगने वाला है, क्योंकि ये 24 मतलब आपका 30% 50% कोर्स तो यही कवर कर रहा है, 40-50%, तो यहाँ पे टाइम लगेगा। बाकी पे भी हम इक्वल एंड इंपॉर्टेंट टाइम देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम कोई टॉपिक छोड़ने वाले या कुछ, सब पढ़ेंगे, सब रिवाइज करेंगे। बट हमारी क्लास का इंटेंशन हमेशा बार बार याद दिला दूँ, मल्टीपल रिविजन्स। तुमको बोर हो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमको पास कराने की जवाबदारी ले रहा है अच्छे मार्क्स से, गुड मार्क्स से, तो ये सब होगा। तो 4A बेसिकली ये है। और अगर मैं BCK की बात करूं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की बात करूं 4B की, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल आपके जो है वो 6 टॉपिक्स है, और सबका इक्वल वेटेज है, मतलब 40 नंबर का ये होता है, और टोटल 6 टॉपिक्स है इसके अंदर, और 6 टॉपिक्स जितने टॉपिक्स है ना, 6 के 6 टॉपिक्स जो आपके वो इक्वल वेटेज के हैं। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 40 मार्क्स दिख रहा है, तो सब 18% कवर होते हैं, 15 से 18, 15 से 18, 15 से 20, 15। सिर्फ यहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट बेसिकली हर चैप्टर कहीं ना कहीं इक्वल वेटेज का है, 6 से लेके 7 मार्क का, 6 to 7 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 6 to 7 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ईच एंड एवरी चैप्टर है जो BCK है। इसको आखिरी में देखते हैं, पूरा पहले इकोनॉमिक्स अच्छे से निपटाएंगे, पहले इकोनॉमिक्स निपटाना जरूरी है, उसके बाद आपका BCK चालू होता है, ठीक है। एकदम क्लियर बैठ गई दिमाग में बात?
अच्छा, तो नोट्स जो है आप लोगों के, वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे और आज इकोनॉमिक्स की पंचायत हमने पूरी कर ली है, क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि हमको डिसीजन मेकिंग में आगे काम आएगा, हम बिजनेस डिसीजंस लेंगे जो आगे चल के, उसमें ये इकोनॉमिक्स बहुत हद तक क्या होता है काम आएगा। ये सारी चीज़ें आज हमने एकदम बेहतरीन तरीके से देखी है। कल फिर से इसको रिवाइज करेंगे। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। अच्छा लगा हो तो भाई को, तुम्हारे को अच्छा लगता है कि तुम कमेंट करते हो तो नीचे कमेंट करके चले जाना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।